तो थ्रस्ट के बारे में मैंने क्या बताया, अभी आप लोगों को ये मैंने समझाने का ट्राई किया थ्रस्ट के बारे में कि अगर कोई भी फोर्स किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लग रहा है तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई पर्सन स्टैंड कर रहा है सैंड, लूज सैंड पे, तो उसका जो वेट है वो इस सैंड के सरफेस पे क्या लग रहा है, परपेंडिकुलरली लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और सैंड का सरफेस क्या है, इस डायरेक्शन में है, तो ये जो वेट है यहाँ पे थ्रस्ट के जैसा कंसीडर होगा। तो कभी भी फोर्स किसी भी सरफेस पे अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है तो उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। आप पूछो। में लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ तो सरफेस होगा। अब देखो कि फोर्स किस डायरेक्शन, अगर मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, थ्रस्ट लगा रहा हूँ। फोर्स का ही एक स्पेसिफिक नेम हो जा रहा है थ्रस्ट, समझ में आ रही है बात। बट यहाँ पर मान लो कि इस डायरेक्शन में एंगुलर फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो इस एंगुलर फोर्स को हम लोग थ्रस्ट नहीं कहेंगे। बट जैसे ही इसका एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए इस सरफेस के अलोंग, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है इसका नाम अब हम लोग क्या रख सकते हैं, थ्रस्ट रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें, इतनी बातें। सो कभी भी फोर्स अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लग रहा है तो उस स्पेसिफिक फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कहेंगे। जिस तरीके से आपको बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो किस फोर्स के कारण कर रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या है, फोर्स ही है, लेकिन वो हमेशा क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंटर सेकिंग फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लग रहा है देन सच टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज थ्रस्ट। ठीक है, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रेशर का। तो प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस। किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे जितना थ्रस्ट लग रहा है या जितना फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक सरफेस है ये, और इस सरफेस पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लग रहा है, तो 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, और ये 10 न्यूटन का फोर्स, मान लो कि ये इसका सरफेस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो ये पूरा इतने सरफेस पे लग रहा है ये 10 न्यूटन का फोर्स, तो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो प्रेशर क्या, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। तो मान लेते हैं ये जो रेक्टेंगुलर एरिया है ये 10 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है ना, और हमने फोर्स कितना लगाया है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो 10 अपॉन 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। और इसके बारे में सबसे पहले पास्कल ने बताया था। सो ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ पास्कल, इट्स द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल लिखेंगे आप। ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रेशर कितना लग रहा है, 1 पास्कल प्रेशर लग रहा है, या 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर सरफेस को बढ़ाते चले जाओ, सरफेस को और बड़ा कर देता हूँ, सरफेस को इतना बड़ा कर देता हूँ, अब ये मान लो कि सरफेस 20 हो गया, तो आपका प्रेशर घट के कितना हो जाएगा, जबकि थ्रस्ट उतना ही लग रहा है, बट सरफेस के बढ़ने के कारण प्रेशर घट के कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे अब आपका प्रेशर लग रहा है। यानी कि एरिया के प्रेशर क्या है, रेसिप्रोकल है। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते चले जाएंगे प्रेशर वैसे वैसे क्या होगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। अब प्रेशर के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बहुत सारी जगह पे लगा रखा है। हम लोग कहीं कहीं पे प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशन में, कभी कभी इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर जो हम लोग बैग टांगते हैं, ठीक है ना, तो उसकी स्ट्रैप हम लोग क्या रखते हैं, अगर पतली होगी तो वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, थ्रस्ट तो उतना ही लगने वाला है। जो थ्रस्ट है वो तो वेट है, वेट तो बैग का बदल नहीं रहा है, बट स्ट्रैप के चौड़े होने के कारण सरफेस एरिया बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया के बड़े होने के कारण प्रेशर आपके बॉडी पे क्या होगा, हाँ, कि प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे प्रेशर को हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे आप नाइफ जो बनाते हैं उसका एज हमेशा क्या रखते हैं, कम रखते हैं, 7 रखते हैं। ठीक है ना, क्यों 7 रखते हैं, क्योंकि उससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, और सरफेस एरिया के रिड्यूस होने के कारण प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर के बढ़ जाने के आप आसानी से सब्जियों को काट सकते हैं। हम लोग आयरन नेल में क्या करते हैं,
इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आयरन नेल को जहां पे पियर्स करना है, जहां पे धसाना है, वहां पे उस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल का जो टिप होता है उस पॉइंट को क्या करते हैं, शार्प कर देते हैं, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग ने एरिया को रिड्यूस किया है। तो जैसे जैसे एरिया रिड्यूस होगा वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही कारण है कि कार का जो व्हील होता है वो जितना ज्यादा चौड़ा होता है वो उतना ही कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा ग्राउंड पे। यही कारण है कि जो अगर बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसका फाउंडेशन और ज्यादा क्या होता है, वाइडर होता है, उसका सरफेस एरिया पिलर का हम लोग क्या कर देते हैं, और ज्यादा बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा जो बिल्डिंग का वेट है उसको हमारा पिलर क्या कर सके, संभाल सके। अगर आप पिलर क्या करें, आप पतली बना दे तो वो नीचे मिट्टी में क्या हो सकती है, धस सकती है। बट पिलर को आप चौड़ी बनाएंगे तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। और इस कारण से जो ऊपर का थ्रस्ट के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे हम लोग डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस में कभी कभी हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और कभी कभी हम लोग प्रेशर को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जब भी प्रेशर को रिड्यूस करना है तो आपको सरफेस एरिया को बढ़ा देना है, और जब भी प्रेशर आपको इंक्रीज करना है तो आपको सरफेस एरिया को क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही है? ठीक है, सो आप कह सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब मान लो कि आप रेत पे खड़े हो, और रेत पे जब खड़े हो तो आप रेत में धंसते चले जा रहे हो। आप क्या करोगे कि रेत पे धंसना बंद हो जाए, आपका लेट जाएंगे। जैसे ही लेट जाएंगे तो आपका थ्रस्ट तो उतना ही है, आपका वेट थोड़ी ज्यादा और कम होगा, क्योंकि उसी लोकेशन पे आप अभी भी हो। तो जैसे आप लेटोगे तो आपका जो कांटेक्ट है सरफेस के साथ वो ज्यादा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया के बढ़ जाने के कारण आपका बॉडी का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और वहीं आप जब खड़े रहेंगे तो आपका प्रेशर सेम वेट के लिए प्रेशर ज्यादा होगा और आप रेत में धीरे धीरे धंसते हुए चले जाएंगे। यही कारण है कि हमारा अगर आप गोट को या बकरी को रेत पे आप दौड़ाने का ट्राई करो तो वो दौड़ नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पाँव क्या होते हैं, पतले होते हैं, उसकी खूर जो होती है वो पतली होती है, जिसके कारण वो क्या हो जाएगी, रेत में अंदर की तरफ धंस जाएगी। वहीं ऊंट का वेट क्या है, ऊंट का वेट काफी ज्यादा बकरी से ज्यादा होता है, बट वो रेत पे आसानी से चल लेता है, क्योंकि उसके पाँव पाँव जो होते हैं, पाँव का जो कह सकते हैं एंड जो होगा वो काफी ज्यादा चौड़ा होता है, और चौड़े होने के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और वो आसानी से रेत के ऊपर में चल पाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि थ्रस्ट क्या है और प्रेशर क्या है। ठीक है ना? तो अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब है प्रेशर इन फ्लूइड। ठीक है, सो किसी भी कंटेनर में आप किसी भी फ्लूइड को डाले हो तो वो फ्लूइड क्या करता है, उस कंटेनर के वाल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। सो फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब फ्लूइड के सेक्शन में कौन कौन से मैटर्स आ जाएंगे, तो जो लिक्विड मैटर्स हैं वो भी आ जाएंगे और जो गैसियस मैटर्स हैं वो भी आ जाएंगे। दोनों को ही कलेक्टिवली हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो करते हैं उन सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा लिक्विड और गैस दोनों किस सेक्शन में आएगा, तो फ्लूइड के सेक्शंस में आएगा। अब फ्लूइड को अगर किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो वो फ्लूइड उस कंटेनर के बेस पे और उसके वॉल पे क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। किसी सॉलिड को डाले हो तो सॉलिड क्या उस कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना, उसके बेस पे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बट अगर किसी भी फ्लूइड को किसी भी कंटेनर में डाले हो तो वो उसके बेस और उसके वॉल पर भी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। द फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और हर एक डायरेक्शन में। एक कंटेनर है इतना बड़ा है, आपने उसमें वाटर डाला है, वाटर क्या है, फ्लूइड है, तो वो उस कंटेनर के वॉल पे चारों तरफ ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सेक्शन में करेगा। ठीक है, प्रेशर exerts on the fluid is transmitted equally in all direction। अब क्या है कि अगर आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में आपने वाटर डाला है इस लेवल पे, तो एक सर्टेन लेवल पे, मान लो कि यहां से इस लेवल पे इस चारों तरफ एक जैसा ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, इस वाले सरफेस पे यहाँ पे चारों तरफ क्या होगा, इक्वल प्रेशर ये एक्सर्ट करने वाला है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब है बायोन्सी के बारे में समझने वाले हैं, अब थ्रस्ट के बारे में समझने वाले हैं। अब इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, थ्रस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग समझने वाले हैं अब थ्रस्ट के बारे में।
So when an object is immersed in a fluid, it experiences an upward force called buoyant force. अब इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं इस buoyant force को। अब जब नहाने के लिए जाते हो तो मग्गे को क्या करो, नीचे की तरफ पुश करने का ट्राई करो, आपको लगेगा कि मग्गा क्या है, ऊपर की तरफ आना चाह रहा है। सो ये जो है यही बायोन्ट फोर्स है, ठीक है। सो किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को आप लिक्विड में इमर्स्ड करते हो, लिक्विड में आप डुबोने का ट्राई करते हैं, तो वो लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है, एक अप थ्रस्ट लगाता है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपवर्ड फोर्स लगाता है, और इसी अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अप थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोन्सी एंड अप थ्रस्ट, और लिक्विड की इसी प्रॉपर्टी को, या कह सकते हैं फ्लूइड की इसी प्रॉपर्टी को अप थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। The force of gravity pulls the object downward and the buoyant force pushes it upward, ठीक है। अब आपने किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में किसी ऑब्जेक्ट को डाला है, तो इसका वेट क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है, बट बायोन्ट फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लगा। अब थ्रस्ट को यूटी लिख लेते हैं, अब थ्रस्ट क्या है, ऊपर की तरफ लग रहा है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड and the buoyant force pushes it upward. The magnitude of the buoyant force depends upon the density of fluid. अब buoyant force कितना ज्यादा लगेगा, ये फ्लूइड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगली स्लाइड पे अब हम लोग चलते हैं। अगली स्लाइड में ये हम लोग समझने का ट्राई करेंगे, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। वाटर में कब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कब उसके सरफेस पे फ्लोट करेगा, जरा इसको समझते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इट विल फ्लोट ऑन द लिक्विड। किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को आपने डाला है और उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से कम है, तो उस लिक्विड के सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। और वहीं अगर जिस ऑब्जेक्ट को आपने लिक्विड में डाला है, वो ऑब्जेक्ट, क्या नाम है इसका, कहां तुम्हारा दिमाग रहता है, क्यों लिखते रहते हो उस पर, ठीक है। किसी लिक्विड में अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला है और वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर उस लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो वो नीचे की तरफ क्या होगा, डूब जाएगा या सिंक कर जाएगा। तो क्लियर एक आइडिया मिल रहा है कि अगर आपने वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को डाला है और वो अगर सिंक कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी, इसीलिए वो सिंक कर रहा है, ठीक है। बट अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी। अगर वाटर की डेंसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो सिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका वेट ज्यादा है और बायोन्ट फोर्स क्या है, कम है। वहीं किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी कम है, तो वो फ्लोट करेगा क्योंकि उस केस में बायोन्ट फोर्स ज्यादा है और उस ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, कम है, और इस कारण से उस सरफेस पे फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। इट विल So it will float on the liquid, and if the density of an object is more than the density of liquid, it will sink in the liquid. So किसी भी लिक्विड में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया है और वो ऑब्जेक्ट अगर उसके सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से क्या है, कम है। और सिंक कर रहा है, इसका मतलब है लिक्विड की डेंसिटी से उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आई बातें यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन तो नहीं है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल से इसको और भी ज्यादा समझने का ट्राई करते हैं। अब डेंसिटी क्या है, जरा इसको समझो। तो डेंसिटी होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो बेसिकली जैसे जैसे वॉल्यूम आप बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अब आपने देखा होगा कि छोटी सी आयरन नेल आप पानी में डालो तो वो सिंक कर जाती है। उसी आयरन की बनी हुई इतनी बड़ी जहाज जिसका वेट इतना ज्यादा होता है, वो आसानी से पानी पे फ्लोट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उसकी वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जहाज को क्या है, जहाज के वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया है, इंक्रीज किया है। अब जितना आयरन लगा के हमने जहाज बनाया है, उतना ही आयरन को आप मेल्ट करके एक बॉल बना लो और आप पानी में डालो, उतना ही, जस्ट उतना ही वेट का, ठीक है। मान लो कि 10 किलोग्राम आपने 10 किलोग्राम का एक बोट बनाया है, 10 किलोग्राम
के आयरन का एक बोट बनाया, ठीक है, वो ऐसा था, ठीक है। अब इसी 10 किलोग्राम का हमने बॉल बना दिया, ठीक है, दोनों का वेट क्या है, सेम है, बट ये आपका वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा और ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट नहीं करेगा, सिंक करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी सेम वेट होने के कारण भी इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इसकी डेंसिटी कम है। मान लो कि ये 10 किलोग्राम था, तो मास तो बदला नहीं, बट इसकी वॉल्यूम हमने बढ़ा दी इसके शेप को चेंज करके, और मान लो कि इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, 30 मीटर क्यूब हो गई, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितना आ गया आपका, ये आ गया 0.33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है, 33 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बट आप जैसे ही इसको आपने चेंज किया, किसमें चेंज किया, आपने स्फीयर में चेंज किया, तो इसकी मास तो एज इट इज रही, मास कितना रहा, 10 था, बट इसके वॉल्यूम डिक्रीज कर गई, और वॉल्यूम डिक्रीज करके 2 मीटर क्यूब हो गई, ठीक है। और ये तो इतना, इसके डेंसिटी कितना हो गया, 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देखो कि इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में कितना ज्यादा अंतर है, ठीक है। एक जहाज की डेंसिटी हमारी 10 किलोग्राम के आयरन की बॉल की डेंसिटी 5 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वही 10 किलोग्राम का ही हमने एक बोट बनाया है जिसका वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब कर दिया है, तो डेंसिटी क्या होगी, 0.33 होगी। तो सेम वेट होने के कारण भी, या कह सकते हैं सेम मास होने के कारण भी, ये बॉल हमारा सिंक कर जाएगा, बट हमारा जहाज या बोट छोटा सा जो भी होगा वो फ्लोट करेगा। समझ में आ रहा है? तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी, और मास के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। अगर मास बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बट वहीं वॉल्यूम को अगर बढ़ाते चले जाएंगे हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस करती चली जाएगी। हाँ, इतना बड़ा आयरन का बॉल है, मान ले 10 किलोग्राम का, वो सिंक कर गया। अब मैंने तुमको टास्क दिया, ये टास्क दिया कि तुमको इसको फ्लोट करवाना है, क्या करेगा, उसको पीटेगा और पीट के इसकी चादर बना देगा, एक सीट बना देगा, ठीक है, मोटी सी सीट बनाएगा। जैसे ही सीट बनाएगा इसका वॉल्यूम घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? इसी चीज को आप इस तरीके भी समझ सकते हो। एक 10 किलोग्राम का आप आयरन का बॉल ले लो, और 10 किलोग्राम का ही रुई का एक बॉल ले लो, कॉटन का बॉल ले लो, तो 10 किलोग्राम का जो आयरन का बॉल होगा वो इतना बड़ा होगा कि नहीं, बट 10 किलोग्राम का आप एक कॉटन का बॉल बनाएंगे तो इतना बड़ा बन जाएगा। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इतने बड़े बॉल का या इतना, दोनों का मास तो सेम है, बट 10 किलोग्राम का कॉटन का बॉल का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। इस कारण से 10 किलोग्राम का जो कॉटन का बॉल है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसको पानी पे जब फेंकोगे तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वहीं 10 किलोग्राम की आयरन की बॉल को जब पानी में डालोगे तो वो सिंक कर जाएगा। 10 किलोग्राम फोम की बॉल बना लो, ठीक है, 10 किलोग्राम फोम तौलो और उसकी बॉल बना लो, और 10 किलोग्राम का ही आयरन का या कॉपर का बॉल बनाओ, आयरन कॉपर की बॉल क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी, क्योंकि 10 किलोग्राम आयरन का बॉल का साइज इतना ही होगा, उतना में ही 10 किलोग्राम आ जाएगा। वहीं आप फोम का अगर 10 किलोग्राम ले रहे हो तो काफी ज्यादा होगा, और उसके वॉल्यूम के बढ़ने के कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी के कम होने के कारण वो वाटर के सरफेस पे क्या होगा, फ्लोट करेगा। तो अब डेंसिटी के बारे में भी पहले से ज्यादा बेटर कॉन्सेप्ट होगा आपके पास। तो आपको कितने भी बड़े ऑब्जेक्ट को आप चाहे तो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करवा सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके वॉल्यूम को बढ़ाते चले जाओ। यही कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी जहाज जिसका मास बहुत बहुत ज्यादा होता है, इसके बावजूद भी वो आसानी से वाटर के सरफेस पे क्या कर जाती है, फ्लोट कर जाती है। और छोटी सी आयरन की नेल आप पानी में डालते हैं वो आसानी से सिंक कर जाती है, क्योंकि इतने बड़े बोट का भी डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है, बट छोटी सी आयरन नेल की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। तो इतनी सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करते हैं। अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अब हम लोग समझने वाले हैं कि आर्किमिडीज ने क्या बताया। भाई फिजिसिस्ट है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, उसी में एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, आर्किमिडीज ने क्या स्टेटमेंट दिया जरा समझो। So when a body is partially or fully immersed in fluid,
जब भी कोई बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में या किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली इमर्ज होता है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। यहाँ तक तो अभी तक हम लोगों ने बातें पढ़ी हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फ्लूइड में क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, डिप करेंगे या डालेंगे पार्शियल या फुल्ली, तो उस पर क्या लगेगा, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा, या कह सकते हैं उस पर बाउंड फोर्स लगेगा। दैट इज, अब आर्किमिडीज ने बताया कि वो जो अपवर्ड फोर्स है वो कितना होगा, इसके बारे में बताया। तो कह रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो कह रहा है जितना फ्लूइड को उसने डिस्प्लेस किया है उसके वेट के इक्वल क्या होगा, उसके ऊपर में अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा। पीछे हो जाओ, पीछे होके बैठो आराम से। और तुम पीछे क्यों देख रहा है, तुम्हारा सीट है ना, ऊपर लगा देंगे छत पे, वहीं से पढ़ते रहना। जो भी न्यूसेंस क्रिएट करेगा उसको या तो मैं बैच से हटा दूंगा। चलो मोबाइल अंदर रखो, लाओ मेरे को, लाओ। मोबाइल सबसे बड़ा बीमारी का कारण नहीं है। हाँ जी, तो आर्किमिडीज ने क्या बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फुल्ली और पार्शियली अगर किसी भी फ्लूइड में इमर्ज करते हो तो उस पे लगने वाला बाउंड फोर्स कितना होगा, जितने अमाउंट ऑफ या जितना वेट ऑफ फ्लूइड को आपने उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है उसके इक्विवेलेंट वेट क्या है, इट इज अ फोर्स। सो उतना ही वेट इस पे लगने वाला है, यानी कि इतना ही अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम लोग ने एक यूरेका, क्या समझ में आएगा, अभी जरा समझो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा। एक यूरेका कैन लिया, इसमें हमने पानी डाला, ठीक है। अब हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इस पे अप थ्रस्ट कितना लग रहा है। अप थ्रस्ट तो लग रहा है बट कितना न्यूटन का अप थ्रस्ट लग रहा है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आर्किमिडीज ने इसी के बारे में बताया है कि इसका पहले जो हम लोगों ने पहले वेट देखा, तो पहले वेट कितना आ रहा था, 0.67 न्यूटन आ रहा था इस मेजरिंग डिवाइस से, ठीक है। जब हमने पानी में डाला तो इसका वेट कितना आ रहा है, 0.9 न्यूटन आ गया, 0.40 न्यूटन आ रहा है, यानी कि अप थ्रस्ट इस पे कितना लग रहा है पता चल जा रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, अप थ्रस्ट के इक्वल होगा। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली उतना ही आता है या नहीं जितना डिफरेंस अभी हमें लग रहा है। क्योंकि अप थ्रस्ट अगर किसी को कोई भी चीज इसमें डूबी हुई है तो पहले निकाल के थोड़ी इसका वेट मेजर करेंगे, ठीक है ना। डूबा हुआ है, कितना अप थ्रस्ट लगेगा, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करके देख रहे हैं कि ये सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का वेट लिया, वेट मेजरिंग ये डिवाइस है, कितना वेट आ गया, तो 0.67 न्यूटन वेट आ गया, ठीक है। फिर हमने पानी में इसको डुबाया फुल्ली, पूरे तरीके से ये इमर्ज्ड हो गया है। अब वेट का मेजरमेंट कितना आ गया, 0.40 आ गया है, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ नीचे से फोर्स लग रहा है, तभी तो वेट कम हो गया है। वेट तो इतना ही रहना चाहिए था। जब हवा में इसको टांग के देखा तो ज्यादा आया, और पानी में जब इसको डिप कर दिया, इमर्ज कर दिया, तो कम आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो कितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो अप थ्रस्ट जो है यहाँ पे, अप थ्रस्ट जो है कितना हो गया, 0.27 न्यूटन अप थ्रस्ट है। अब कहा कि इसको हम लोग जरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि उतना ही आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक यूरेका कैन में पानी भरा, कहाँ तक भरा, तो इसके एकदम से यूरेका कैन का जहाँ पे आउटलेट है उसके एकदम से उस लेवल तक भर दिया। अब इसमें कुछ भी चीजें हम लोग इमर्ज करेंगे तो पानी का लेवल क्या होगा, ऊपर जाएगा, और जितना पानी का लेवल ऊपर जाएगा उतना ही पानी इसमें जाके कलेक्ट हो जाएगा। यानी कि मान लो कि इसको हमने इसमें डिप किया और 10 ml पानी क्या है ऊपर आया, तो 10 ml पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस 10 ml पानी का हमने वेट देखा, पहले जो यहाँ पे हमारा वेट वेइंग मशीन था उसका रीडिंग कितना था, 0.10 था। और जब इसमें पानी आया यहाँ पे, क्योंकि जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया होगा, डिस्प्लेस हो गया होगा, क्योंकि उतने वॉल्यूम को तो इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो उतना स्थान खाली हुआ होगा, तो उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा, बाहर आएगा। आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि तुम सारे बच्चे बैठे हुए हो और एक बच्चा मैं एक्स्ट्रा डालने का ट्राई करूँ, तो एक बच्चे को उठ के जाना पड़ेगा, तो जितना वॉल्यूम आपने ऑक्यूपाई किया है उसी के इक्विवेलेंट फिर से वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम इस स्टोन का होगा उतना ही पानी क्या आ गया, बाहर आ गया।
पहले इस वेट मेजरिंग मशीन का रीडिंग 0.10 था और जब पानी इसमें आया तो 0.37 आ गया, यानी कि फिर से वेट कितना आ रहा है, इसका वेट 0.27 आ रहा है जो कि अपथ्रस्ट के इक्वल है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल वेरीफाई हो जा रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड में या किसी भी फ्लूइड में पार्शियली और फुली इमर्ज्ड होता है तो उस पर लगने वाला अपथ्रस्ट डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा। ये कह रहा है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये कह रहा है ना, when a body is partially or fully immersed in a fluid it experiences an upward thrust या upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मेनी यूजेस, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत सारी यूजेस हैं। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग द शिप्स, सबमरीन्स, hydrometer used to determine the density of the liquids, lactometers used to determine the purity of milk। इन सारी डिवाइस में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लगा रखा है। जब भी सबमरीन बनाते हैं, जब भी शिप्स बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हैं। ठीक है, समझ में आई बातें? अरे शिप कितने पानी को डिस्प्लेस करेगा देखना है कि जितना पानी उतना ही वो अपथ्रस्ट लगेगा, तो अपथ्रस्ट हमेशा उसके वेट से क्या होना चाहिए, ज्यादा हो जाना चाहिए। तो आप इस चीज का, अब सबमरीन को पानी में क्या करना है, डुबोना है, नीचे ले जाना है, तो सबमरीन का जो डेंसिटी होना चाहिए वो पानी की डेंसिटी से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब तो वो नीचे नीचे चलेगा। उसका कंस्ट्रक्शन जहाज के जैसा कर देंगे तब तो वो ऊपर ऊपर चले लगेगा, दुश्मन देख के मार देगा तुमको। तो उसको नीचे नीचे चलना है, तो नीचे नीचे कर चलने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाओगे ना कि कितने फ्लूइड को वो डिस्प्लेस करेगा। जब आपने डिजाइन किया उसको वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम जब निकल गएगा तो उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का कितना वेट होगा ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो वेट हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए वाटर के थ्रू जितना अपथ्रस्ट लग रहा है। तो ये सारे में आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है। ठीक है, जो फंडामेंटल फिजिक्स है ये हर एक जगह पे लगता है। आप जब इंजीनियरिंग करने जाओगे, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे या कोई भी इंजीनियरिंग कर लो, वहां पे सबसे पहला जो इंजीनियरिंग की जो पहला सेमेस्टर होता है वहां पे फंडामेंटल फिजिक्स पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल मैथ्स पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो हर एक जगह पे लगने वाला है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर, अब कंप्यूटर वही अच्छे से समझ सकता है या उसमें प्रोग्रामिंग कर सकता है या उसके बाइनरी कोई भी कोडिंग वही कर सकता है जिसका मैथ्स अच्छा हो, प्योर लॉजिक है। जिसका मैथ्स वीक होगा वो अच्छा कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नहीं बन सकता है। तो ये फंडामेंटल आप सीख रहे हो, फंडामेंटल साइंस ही आपको बताता है कि आप किस डायरेक्शन में आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ठीक से। अब है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से ही हम लोग ये पता लगा पा रहे हैं कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, तो डेंसिटी को तो समझना जरूरी है ही। पहले भी मैंने आपको डेंसिटी के बारे में समझाया, फिर से एक बार समझा रहा हूँ। डेंसिटी क्या है, तो कह रहे हैं द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, वाटर के रिस्पेक्ट में जितनी डेंसिटी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के, दैट इज कॉल्ड relative density। The relative density of a substance is the ratio of density of substance to the density of water। ठीक है, तो relative density is the ratio of density of substance to the density of water। So here we are calculating of density of substance with respect to the water। So and its SI unit is, इसका कुछ भी ऐसा यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों ही डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ठीक है ना, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू से आपको पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। ठीक है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट नहीं कर सकता, ये सिंक कर जाएगा। और अगर रिलेटिव डेंसिटी 0 से छोटी 1 से छोटी आ रही है, यानी कि ये वाटर के सरफेस पे क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तभी तो डेंसिटी ऑफ वाटर से इसकी डेंसिटी कम है, तभी तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। अगर 1 से बड़ी आ रही है इसका मतलब क्या है, इसकी डेंसिटी जरूर वाटर की डेंसिटी से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो रिलेटिव डेंसिटी से आपको ये आइडिया मिलता है कि वाटर के सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो यहाँ पे जाके आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है। अब क्या है, नोट्स लिखेंगे आप लोग 5 मिनट, फिर जाएंगे घर की तरफ। ठीक है,
तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ से थ्रस्ट से आज थ्रस्ट एंड प्रेशर से डिस्कशन से स्टार्ट किया था। हाँ तो इसके नोट्स में भेजिए।